Hello guys, welcome back to my channel with another beautiful episode of Ladakh series. And आज का सफ़र हमारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। हालांकि जो हम आगे बढ़ते जाएंगे इस लद्दाख के सफ़र में हमारा सफ़र और ज़्यादा अपग्रेड होता जाएगा। तो ये सफ़र जो है हमारा आज श्रीनगर से सोनमर्ग का है, जिसका डिस्टेंस अराउंड 80 किलोमीटर्स है। एंड इसमें हमारा जो ड्यूरेशन टाइम लगेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटा है। लेकिन हमारा आज का स्टे सोनमर्ग में नहीं है, वो हमारा स्टे द्रास वैली में है। एंड नेक्स्ट डे हमें कारगिल से लेह के लिए ट्रैवल करना है। सो गाइस, सोनमर्ग से कारगिल के सफ़र तक हमारे इस बीच में 2 बेहद ही खूबसूरत अट्रैक्शन पॉइंट्स पड़ती हैं, जिसमें से पहला जोजिला पास है, जिसे ज़ीरो पॉइंट भी कहा जाता है, और दूसरा द्रास वैली, जो कि बेहद ही खूबसूरत घाटियों से ढका हुआ रास्ता है। सो आइए चलते हैं, इस खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं। हमारे इस खूबसूरत सफ़र में बारिश ने जैसे 4 चांद लगा दिया हो। हल्की हल्की रिमझिम सी बारिश और इस घाटी को, इस खूबसूरत वादियों को और ज़्यादा हरा भरा बना दिया। हमें तो इतना मज़ा आ रहा था। साथ ही साथ में ये बहती हुई सिंध नदी, जो कि जैसे हमें रास्ता दिखा रही हो। हमारे पूरे सोनमर्ग के सफ़र में ये नदी हमारे साथ बहती चली गई, कभी पास कभी दूर। इसकी कल कल की आवाज़ पहाड़ों की ठंडी हवा के साथ मिलकर एक अलग ही माहौल बना रही थी। इतना सुंदर नज़ारा देखते हुए छोटे छोटे घर इन पहाड़ों के बीच में, मतलब ये एक अलग ही सुकून दे रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पहाड़ और ज़्यादा ऊंचे होते चले जाते हैं। उनकी चोटियों पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर, बादल का धुंध उन्हें और ही खूबसूरत बनाता जा रहा था। सड़क कभी नदी के किनारे किनारे चलती है तो कभी पहाड़ की मोड़ पर चढ़ती है। हर मोड़ पर एक नए दृश्य जैसे दिखाई दे रहा हो। और ये बहती नदी, जो कि इस रास्ते को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। इसकी ठंडी ठंडी हवाएं और सरसराती हुई पानी की लहरें जैसे इस सफ़र को मानो और ज़्यादा खूबसूरत करता जा रहा था। करीब 1 से 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम सोनमर्ग की घाटियों के करीब पहुंचते जा रहे थे। यहाँ से सोनमर्ग का सफ़र 55 किलोमीटर्स बचा था, लेकिन जैसे जैसे हम और नज़दीक जाते जा रहे थे, घाटियाँ और पहाड़ों के नज़ारे कुछ और ही सुंदर वार्तालाप होते जा रहे थे। यहाँ का नज़ारा, यहाँ का सुकून, जैसे हवाओं में ऐसे परिवर्तन होता जा रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं बढ़ती जा रही थी और बादल जैसे पहाड़ों को ढकते जा रहे थे। ये दृश्य इतना सुंदर था बाकी सभी पहाड़ों के सफ़र से जो मैंने अभी तक किया। और इसी के साथ हमें फाइनली वेलकम टू सोनमर्ग का बोर्ड दिखा, जिसको देखने के बाद हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था।
क्योंकि हम जैसे जैसे सोनमर्ग के नज़दीक पहुंचते जा रहे थे, हमारे मन में उन सुंदर सी वादियों को देखने का इच्छा और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसी बीच बारिश का धीरे धीरे होना हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि अगर बारिश एक लेवल से ज़्यादा तेज़ हो जाती तो हम शायद सोनमर्ग नहीं घूम पाते। बट जैसे जैसे हम सोनमर्ग पहुंचने वाले थे, वैसे वैसे बारिश भी ना के बराबर हो गई थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, पहाड़ और ज़्यादा खुले होते जा रहे थे। मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतने खुले पहाड़ों का दृश्य नहीं देखा, इतना सुंदर, इतना खुला। अभी तक तो हालांकि हमने हरे भरे पहाड़ ही देखे हैं। मैं एक्साइटेड थी आगे उन सभी पहाड़ों को देखने के लिए जो लद्दाख के सफ़र में मुझे मिलने वाले थे। इसी बीच में यहाँ पे एक दो कुछ स्टॉप्स भी थे जहाँ पे रुककर हम चाय नाश्ता भी कर सकते थे, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना था क्योंकि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन था वो काफ़ी बाउंडेड था और हमें अपनी आइटनरी के हिसाब से आगे बढ़ते जाना था, क्योंकि अभी लद्दाख का सफ़र हमारा काफ़ी लंबा था। और इसी बीच हम सोनमर्ग की वादियों में पहुँच जाते हैं और यहाँ पहुंचकर हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी जगह थी पार्किंग लगाने के लिए। तो हमने भी एक जगह ढूंढकर अपनी कार सेफली पार्किंग में लगा दिया था। और पार्किंग करने के बाद सभी गाड़ी से उतरने के बाद खुशी के मारे सब अपनी फैमिलीज़ को फ़ोन करने लगे थे, ये बताने के लिए कि फाइनली हम सोनमर्ग पहुंच गए थे। और मैं आप सभी के लिए ये बेहद खूबसूरत नज़ारा कैप्चर कर रही थी। सो दोस्तों, जैसे कि हम सोनमर्ग पहुंच चुके थे, ये जगह समुद्र तल से करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है और चारों तरफ बर्फ़ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे मैदानों से घिरी हुई है। यहाँ पे आने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो आपका गर्मियों में और स्प्रिंग के टाइम पे पड़ता है, जो कि मंथ मई से सितंबर के बीच में बेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम पे मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना और बारिश के कम चांसेस होते हैं। तो अगर आप भी विज़िट करना चाहते हैं तो आप मई से सितंबर के बीच में प्लान कर सकते हैं। और इसी बीच हम अपनी ट्रैकिंग शुरू कर चुके थे। यहाँ के लोकल ने हमें गाइड किया था कि आप यहाँ से हॉर्स भी ले सकते हैं और आप उनकी सवारी कर कर आराम से ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन हमें हॉर्स नहीं लेना था, हमें खुद पैदल चल के जाना था। और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बेचारे इन घोड़ों पे ना बैठें, खुद इन नज़ारों का लुत्फ़ चलकर उठाएं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊपर की ओर जाना था। हालांकि यहाँ के लोकल्स कह रहे थे कि यहाँ के इनके कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जो ये वहाँ तक लेके जाएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 से 3 घंटे थे और जिस टाइम हम पहुँचे थे वो करीब 1 बजे के आसपास था। तो हमें यहाँ से करीब 3 बजे के आसपास निकल जाना था। और इसी बीच चढ़ाई करते करते एज़ यूजुअल जैसे कि मेरी सांस चढ़ने लगी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मोटिवेट करा और मुझे ऊपर लेके गए। लेकिन आप अभी थोड़ी देर में देखिएगा कि मेरी सांस कैसे फूलने लग जाती है कि मुझसे चढ़ाई हो ही नहीं पाती। तो मैं थोड़ी देर रुक कर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करती हूँ। और आखिरकार मैं फाइनली ऊपर तक पहुँच जाती हूँ और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। चारों ओर इतने खूबसूरत पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए और इतनी ठंडी ठंडी हवा सरसराती हुई। यहाँ का माहौल मैं सच में आपको
बयान नहीं कर सकती कि कितना खूबसूरत था। चारों ओर लश ग्रीनरी, ठंडी हवा और इतना खूबसूरत नज़ारा, मतलब किसका मन नहीं यहाँ पे रुकने का करेगा। इसी बीच मैं तो अपनी जगह बनाकर आराम से बैठ जाती हूँ और सब मुझे यहाँ पर छेड़ रहे होते हैं क्योंकि मैं अलग से व्लॉगिंग कर रही होती हूँ। लेकिन मैं तो यहाँ पर जगह बनाकर आराम से 1 से 2 घंटे इस नज़ारे का और इतनी खूबसूरत हवा का लुत्फ़ उठाने वाली हूँ। हालांकि हम सब यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं एंड आई होप आपको भी मज़ा आ रहा हो। यहाँ से कई ट्रैकिंग रूट भी शुरू हो जाते हैं जो ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर और झीलों तक ले जाते हैं, जैसे थाजीवास ग्लेशियर जहाँ पे गर्मियों में भी बर्फ़ दिखाई दे जाती है। सोनमर्ग का मौसम तो वैसे साल भर ठंडा ही रहता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो बेस्ट सीज़न है वो मई से सितंबर के बीच में है। और इसी बीच सबका मस्ती करना शुरू हो गया था और सब यहाँ पे फुल एंजॉयमेंट के मूड से मज़े मार रहे थे, लेकिन मैं एज यूजुअल धीरे धीरे भागते भागते। इन खूबसूरत नज़ारों को मैं जितना कैप्चर कर लूँ उतना कम है। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज़ जो ये घोड़े जो यहाँ पे शांति से अपना सुकून से। इसी के साथ हम सोनमर्ग से निकलकर जोजीला पास क्रॉसिंग की तरफ पहुँच जाते हैं। ये समुद्र तल से करीब 11,600 फीट की ऊंचाई पर है और इसे लद्दाख का दरवाज़ा भी माना जाता है। ये रास्ता थोड़ा सा सकरा और घुमावदार है, लेकिन चारों तरफ के बर्फीले पहाड़ और बादलों के बीच से गुजरती सड़क इसे बेहद अट्रैक्टेड पॉइंट बना देती है। हालांकि यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी भी होती है, इसलिए ये पास कई महीने तक बंद भी रहता है। तो यहाँ से गुजरते हुए आपको सच में लगता है कि जैसे आप बादलों के बीच सफ़र कर रहे हैं। और सामने जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये यहाँ का बहुत ही प्राचीन जोजीला टाइगर शिव मंदिर है, जिसकी बहुत मान्यता है कि जो भी यहाँ से जोजीला पास क्रॉसिंग करता है वो यहाँ पे दर्शन कर कर ज़रूर जाता है। तो हमने भी यहाँ पे अपनी गाड़ी रोककर इस मंदिर पे सबने दर्शन किया एंड दर्शन करने के बाद हम निकल गए जोजीला क्रॉसिंग के लिए। और सामने जो आप ये देख रहे हैं दोनों तरफ ऐसे पहाड़ खड़े हुए, यही यहाँ का मेन जोजीला पास क्रॉसिंग है, जो कि अक्सर विंटर के टाइम में बर्फ़ से ढक जाता है। और आगे पहुँचते ही जोजीला पास का फ़ोटो बूथ पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बना दिया है, जहाँ पे आई लव जोजीला पास लिखा हुआ है। यहाँ पे अक्सर टूरिस्ट जो जोजीला पास क्रॉसिंग करते हैं वो यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाकर फ़ोटोज़ यादगार तौर पर ले जाते हैं। इसी के साथ हम ऑलमोस्ट जोजीला पॉइंट के एंडिंग पे पहुँच गए थे। यहाँ पर बहुत सारे कैंप्स भी बने थे कि अगर कोई जोजीला पास में स्टे करना चाहता है नियर बाय तो वो यहाँ पर इजीली नाइट के लिए रुक सकता है। सो ये फैसिलिटीज़ देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। बट हालांकि हमें अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी थी, तो हमने खाली यहाँ पर टी ब्रेक करने का ही डिसाइड किया, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम था कारगिल पहुँचने के लिए। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ढाबे बने थे, जहाँ पे चाय, मैगी, कॉफ़ी जैसी चीज़ें आप आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पर रुककर हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट्स वगैरह करें एंड उसके बाद हमने आराम से इन ढाबों के बीच में यहाँ के लोकल से बातें करी एंड टी ब्रेक लिया।
इसी के साथ टी ब्रेक करने के बाद हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए, जो कि था द्रास वैली। हालांकि यहाँ से कारगिल 96 किलोमीटर था, जो कि काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन आज हमें नाइट स्टे द्रास वैली में करना था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें कारगिल से लेह के लिए निकलना था। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ वेलकम यू टू लद्दाख क्रॉस करने के बाद हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए। What a beauty guys! I mean, किसी ने सच ही कहा है कि अगर जन्नत देखना है ना तो लद्दाख के सफ़र में जाओ। असली जन्नत तो लद्दाख की रियल रोड ट्रिप में ही है यार। मतलब लद्दाख तो कोई भी पहुंच जाएगा, लेकिन जो असली मज़ा है ना गाइस, वो इस लद्दाख के सफ़र में ही है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोजिला पास के बाद द्रास वैली आता है, जिसे गेटवे ऑफ लद्दाख और भारत का शीतकालीन गांव भी कहा जाता है। द्रास समुद्र तल से करीब 10,800 फीट की ऊंचाई पर है और इसे दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान माना जाता है, जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन यहाँ की वादियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ और ताज़ी हवा दिल को एक अलग ही सुकून देती है। द्रास को कारगिल युद्ध की वीरगाथा के लिए भी जाना जाता है और यहाँ का वॉर मेमोरियल उन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। यहाँ पहुंचकर तो मेरी सच में हालत टाइट हो गई थी। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए इसे दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान माना जाता है। और इसी के साथ हमने कुछ फोटोज ली, वीडियोस बनाई और इन खूबसूरत 2 बच्चों के साथ हमने बातें भी करी। क्या नाम है आपका? शाज़िया। और आपका? आशिया। अरे वाह, आप यही रहते हो? यही रहते हो? ठंड नहीं लगी आपको? तो बहुत ठंड लगी है। आपके लिए ये ले लो मैं। और इतने प्यारे बच्चे हैं, हमने इन्हें यहाँ पे खाने की बहुत सारी चीज़ें दी और इनसे ढेर सारी बातें करी। सो गाइस, इसी के साथ आज हमने अपना डे एंड करा with a lot of मस्ती। I hope you guys enjoyed it. Please do like, share and subscribe.